हाँ, तो हम लोगों को देखना है मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए है, मतलब नहीं, इतिहास के लिए। और इसके बाद से हम लोग नागरिक शास्त्र के लिए देखेंगे, उसके बाद से पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। तो हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप लोगों को भी पहले मतलब अनुमान लगाना है कि कौन सही है, और हम कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा कितना सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि बुर्बो वंश। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सी, बुर्बो वंश। ठीक है। बुर्बो वंश, यानी कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश की। ठीक है। और हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? मतलब जो इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका विरुद्ध कौन था? तो पहला है इंग्लैंड, दूसरा रूस, तीसरा ऑस्ट्रिया और चौथा प्रसा। तो इसका सही आंसर होगा कि ऑस्ट्रिया, यानी कि सी। क्या होगा? सी। ठीक है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि गौरिबाल्डी पेशे से क्या था? गौरिबाल्डी पेशे से क्या था? पहला है सिपाही, दूसरा है किसान, तीसरा है जमींदार और चौथा है नाविक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गौरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था, यानी कि डी आंसर सही है। ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे क्या है? इसके आगे है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? पहला है लुई 18वां, दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है नेपोलियन टू और चौथा है बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर होगा का बी। इसका का सही आंसर होगा? बी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला है जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी? पहला है क्रांतिकारियों की, दूसरा है व्यापारियों की, तीसरा है विद्वानों की और चौथा है पादरी एवं समांतों की। तो ये जो जालवेरिन थी, कौन? जालवेरिन ये व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर होगा बी, ये जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है। अगला क्या है? अगला है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? पहला है मेजनी, दूसरा है हिटलर, तीसरा है बिस्मार्क और चौथा है विलियम। तो इसका सही आंसर होगा, जो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था ये बिस्मार्क, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला है क्या? देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि क्या है? इसका ऑप्शन 1864, 1866, 1870, 1871। तो ये जो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि, वह 1871, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। और आगे चलिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? पहला फ्रांस, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा हंगरी और चौथा इंग्लैंड। तो इसमें का सही आंसर क्या है? आप लोग बताइए। जो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे
और क्या है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। मतलब कि यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो ऑप्शन है 1835, 1832, 1842 और 1830। तो इसका सही आंसर होगा यूनान को जो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो 1832 में, 1832 में। ठीक है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में घोषित किया गया था। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे, हाँ, और ये है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम चलते हैं, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास नहीं है तो हम अगली वीडियो में इसको बता देंगे। ठीक है, आगे है सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का जो युद्ध था वह किनके बीच हुआ था? प्रसा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा, और प्रसा और रूस। तो जो सेडान का जो युद्ध है वह किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा का बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और क्या है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड का जो विद्रोह था उसको किसने कुचल दिया? तो देखिए, पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है ऑस्ट्रिया और चौथा है फ्रांस। पोलैंड के विरुद्ध को, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो इसका सही आंसर होगा रूस। ठीक है, यानी कि ए नंबर आंसर इसका सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन है सेडान, सेडेवा, साइडान, फ्रैंकफर्ट। तो सन 1870 में जो हुआ था मतलब फ्रांस और प्रसा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? तो सेडान में। कहाँ पर? सेडान में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध सेडान में हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे क्या है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? पहला है जर्मनी, दूसरा है यूनान, तीसरा है तुर्की और चौथा है इंग्लैंड। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये होगा बी, यूनान के लिए। ठीक है, यूनान का जो साहित्य है वह प्रेरणा स्रोत रहा यूरोपवासियों के लिए। ठीक है, अगला हम लोग बताएंगे युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया था? पहला ऑप्शन है मेजिनी, दूसरा काउंट काबूल, तीसरा गौरीबाल्डी और चौथा बिस्मार्क होगा, ये बिस्मार्क दिया। ठीक है, तो युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा मेजिनी ने। क्या होगा इसका आंसर? मेजिनी ने। ठीक है, और आगे बढ़िए, अगला है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन III, काउंट काबूल, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा विक्टर इमैनुअल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर इमैनुअल। यानी सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल था। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क जो था, बिस्मार्क ये क्या था? एक, हाँ ऑप्शन देखिए, कवि, नाटककार,
संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। तो जो बिस्मार्क था वह कूटनीतिज्ञ था, तो उसका ऑप्शन नंबर का होगा सही डी। ठीक है, और आगे चलिए। अगला है, हाँ ये तो सेम है, आगे इसके चलिए। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? अच्छा, हाँ, देखिए इसका पहले हम लोग आपको बताए हैं, जो सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था वो कौन था? विक्टर इमैनुअल, यानी कि सी नंबर पहले हम बताए हैं। देख लीजिए, एक मिनट, ये देखिए सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक। ठीक है, अब अगला है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन से ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन से जो ब्रिटिश कवि थे वह शहीद हुए थे? तो ऑप्शन है लॉर्ड वायरन, कासुथ, फ्रांसीसी डिक, विलियम प्रथम। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा वो ए नंबर, यानी कि लॉर्ड वायरन। ठीक है, आगे चलें। अगला है, जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन है प्रसा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया या फ्रांस। इसमें से चारों में से कौन सही होगा? तो इसका सही आंसर है कि जाल्वेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो प्रसा ने, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए नंबर। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा क्या थी? इसका ऑप्शन है इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो इसका सही आंसर का होगा, हंगरी की जो भाषा थी वह मैग्यार थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखेंगे, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन है रूस की, तुर्की की, यूनान की और फ्रांस की। रूस की, तुर्की की और ईरान की, फ्रांस की। तो इसका सही आंसर है तुर्की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव सही होगा वो कमेंट में बताइए। ठीक है, और अगला हम लोग पढ़ेंगे अभी इतिहास में और क्वेश्चन बाकी इतिहास का, तो वो भी देखेंगे, और अगला उसके बाद से हम लोग अर्थशास्त्र में चलेंगे। ठीक है।